ॐ अस्तु मा सद्गमाय तमसो मा ज्योतिर्गमाय मृत्योर्मामृतामगमाय गमाय गमाय। महाविद्यालय के संरक्षक आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक वृंद, शिक्षार्थी वृंद, महिला शक्ति मिशन शक्ति से संबंधित योजना के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर सुनीता जायसवाल, विभागाध्यक्ष संस्कृत, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश, आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज के इस वेबिनार में मैं अपना शोध परक व्याख्यान शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है महिलाओं के सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित विविध योजनाएं। इस सृष्टि में सृष्टा की सर्वोत्तम कृति नारी है। इस सृष्टि में सृष्टा की सर्वोत्तम कृति नारी है। सृष्टि की सर्वोत्तम सुंदरतम प्राणी नारी है। जग की तिमिरमयी रजनी में दिव्य ज्योति नारी है। जग की तिमिरमयी रजनी में दिव्य ज्योति नारी है। जीवन की असित पट्टिका पर ललित चित्रकारी है। लोकलाज कुल की मर्यादा, लोकलाज कुल की मर्यादा बस्ती इसमें सारी है। धैर्य तेज साहस शक्ति इसी का नाम नारी है। धैर्य तेज साहस शक्ति इसी का नाम नारी है। इसी का नाम नारी है। सृष्टि प्रक्रिया का बीजांकुर, मूलाधार, पुरुष की पूरक सत्ता, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ शक्ति, त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, दया, करुणा, ममता, धैर्य, सहिष्णुता की साक्षात प्रतीक, प्रतिमूर्ति, परिवार का प्राण, परिवार की निर्मात्री, परिवार की धुरी, परिवार का मूल आधार, परिवार की महत्वपूर्ण इकाई, पुरुष की जन्मदात्री, चिरवंदनीय नारी है। नारी को महिला, मान्या, मानिनी, मानवी, वनिता, स्त्री, औरत, कांता, कामिनी, रमणी, ललना, त्रिया, कलत्र, दारा, भामा, भामिनी, वामा, योषित, सुंदरी आदि अनेकाभिधानों से अभिहित किया जाता है। महिला का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात पूज्य, महान। मनुस्मृतिकार ने नारी पूजन अर्थात उसके सम्मान और महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति। सृष्टि के प्रारंभ से ही नारी का महत्व स्वयं सिद्ध है। नारी के बिना पुरुष की कल्पना अधूरी है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने तो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना भी की थी और पुरुष में ही आदि काया नारी की बना दी थी। पुरुष के साथ प्रकृति, ब्रह्मा के साथ माया, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ शक्ति की परिकल्पना की गई है। पुरातन काल से लेकर अद्यतन न जाने कितने परिवर्तन हुए, न जाने कितनी सभ्यताएं और संस्कृतियां पल्लवित पुष्पित हुई और विलीन होकर नवीन परिवेश में प्रकट हुई, परंतु नारी की महत्ता एवं प्रासंगिकता प्रत्येक युग में तत्कालीन संस्कृति में बनी रही, चाहे जिस काल की अभिव्यक्ति हो। महाशक्ति दुर्गा हो, मर्यादा की प्रतीक सीता हो, रास रचैनी राधा हो, प्राणों और प्रणवकाशिका मीरा हो या काव्य निर्मात्री महादेवी हो, ये सभी कालजयी देवियां आराध्या हैं, सम्मान्या हैं। ये सभी नारियां अपने नारी स्वरूप में अखिल मानवता के लिए प्रेरणा की स्रोतस्विनी भी हैं। परंतु कालांतर में प्रतिसत्तात्मक समाज अपने प्राचीन आदर्शों को विस्मृत कर गया। नारी को मात्र भोग्या समझकर उसमें प्राचीन उदात्त अवधारणा का न केवल अवमूल्यन किया, अपितु उन मूल्यों और मान्यताओं को रौंद कर पतनोन्मुख दिशा में मुड़ता चला गया, जिसके लिए अनेक शताब्दियों जो है इसकी साक्षी हैं, गवाह हैं।
समाज के अनुशासन की परिधि को लांघता हुआ पुरुष अपनी स्वच्छंदता का पूरा उपभोग करता रहा और नारी उन काल्पनिक वर्जनाओं की परिधि में कैद रही। परंतु ज्यों ज्यों पाश्चात्य चिंतन और जीवन शैली का प्रसार व प्रभाव पड़ा, उसका प्रतिबिंब हमारे देश पर भी पड़ा। ये प्रभाव इतना सीधा पड़ा कि स्त्री स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति अनेक वर्जनाओं को चीरती हुई प्रकट हुई। नारी वस्तुतः वह सृजनात्मिका शक्ति है जो जीवन का रूपायन ही नहीं करती, उसे गति एवं दिशा भी प्रदान करती है। राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवार से और परिवार के निर्माण का उत्तरदायित्व नारी पर होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम मुझे 100 अच्छी माताएं दो, मैं देश का नक्शा बदल कर रख दूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, गिव मी 60 गुड मदर, आई विल गिव यू ए गुड नेशन। मलाला यूसुफजई यही बात कहती हैं, अनेक दूसरे शब्दों में कहती हैं, वन चाइल्ड कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि एक बालिका पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकती है। नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं, आदिकाल से अद्यतन विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर उसकी जीवन यात्रा को सफल बनाकर उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है, उसी का पर्याय नारी है। वास्तव में नारी को वह दिव्य गुण दिए गए हैं जिनके द्वारा वह पृथ्वी पर ही स्वर्ग की सृष्टि कर सकती है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के अनुसार रोटी, किताब और स्त्री मानव जीवन के ये 3 अनमोल रत्न हैं। रोटी हमें जीवन दान देती है, किताब पीढ़ियों को जोड़ती है और स्त्री जीवन मूल्य को बिखरने से बचाती है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के मतानुसार नारी पुरुष के विलास का माध्यम नहीं, बल्कि वह पुरुष की जननी है और मानव के विकास का साधन है। मैं राधाकृष्णन जी के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु खेद इस बात का है कि जो नारी पुरुष की जननी है और मानव विकास का साधन है, राष्ट्र की प्रगति का मूलाधार है, उसी नारी को मान, सम्मान, मर्यादा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा उसकी उन्नति, प्रगति एवं विकास में पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज बाधक सिद्ध हो रहा है। स्त्रियों की घरेलू हिंसा, बाह्य हिंसा, छेड़खानी, बलात्कार, यौन शोषण, दहेज प्रथा, महिलाओं एवं किशोरियों की तस्करी, लैंगिक असमानता और दहेज प्रथा, यौन शोषण, स्त्री पुरुष लिंगानुपात में असंतुलन, कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी, एसिड अटैक, ऑनर किलिंग आदि की समस्याएं, घटनाएं, अपराध इसकी प्रबल प्रमाण है। महिलाएं हिंसा, अत्याचार, अनाचार एवं शोषण की शिकार होती जा रही हैं तथा शनैः शनैः शक्ति एवं सामर्थ्यहीन होती जा रही हैं। इसीलिए आज मिशन शक्ति योजना को चलाया जा रहा है ताकि यह सशक्त, सुरक्षित व स्वावलंबी बन सके। विश्व के विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विकास के मापदंड का प्रमुख आधार उस राष्ट्र की स्त्रियों को प्रदत्त मानवाधिकार, मूलाधिकार, कर्तव्य तथा नारी की स्थिति को ही माना जाता है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही हैं, न केवल जमीन से लेकर आसमान तक, अपितु अंतरिक्ष में भी उनके कदमों की छाप मौजूद है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स इसके प्रबल प्रामाणिक दृष्टांत है, साक्ष्य हैं। महिलाओं के प्रति हम सबकी सोच और नजरिए में पिछले कुछ दशकों में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आया है, परंतु इन परिवर्तनों का मतलब यह नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए हैं। समानता की यह लड़ाई अभी काफी लंबी चलनी है, क्योंकि आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। अन्याय, अत्याचार, अनाचार, घरेलू हिंसा और शोषण का शिकार होती जा रही है। भारत की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं। महिलाओं के विकास के बिना देश और समाज का विकास अधूरा है। किसी भी परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास का सीधा संबंध उस राष्ट्र की महिलाओं से जुड़ा होता है।
महिलाओं के विकास के लिए व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आश्चर्य की बात तो यह है कि महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन शोषण, लैंगिक असमानता एवं उत्पीड़न, एसिड अटैक की शिकार होते हुए तथा कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम, बलात्कार, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग आदि गंभीर समस्याओं को हिम्मत से झेलते हुए भी परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण एवं सतत सहयोग प्रदान कर रही हैं तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक, शैक्षिक, चिकित्सा, सुरक्षा, न्यायालय, प्रशासन आदि समस्त क्षेत्रों में अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। महिला एवं बालिका सुरक्षा, सशक्तिकरण, मान सम्मान, मर्यादा, अस्मिता तथा प्रदत्त विविध अधिकारों की रक्षा, कल्याण और विकास तथा सशक्तिकरण के समान अवसर प्रदान करने हेतु उक्त समस्त महिलाओं से संबंधित अपराधों के निषेधार्थ, गंभीर समस्याओं के समाधानार्थ सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं तथा हेल्पलाइंस की सुविधाएं भी प्रदान की हैं, जिनकी गहन प्रामाणिक जानकारी होना महिलाओं के लिए परम आवश्यक है। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि एक योजना है कन्या सुमंगला योजना। इस योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2019 में की गई थी और ये उत्तर प्रदेश की कन्याओं के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से वे बेटी के जन्म से लेकर विवाह पर्यंत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना 2019 को सफल बनाने के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत बेटियों को सरकार 6 चरणों में जन्म से लेकर विवाह पर्यंत आर्थिक मदद करती है और इसका प्रावधान है। दूसरी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी इसको जानते हैं और बहुत ही पॉपुलर रही ये योजना और अभी भी ये चल रही है। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इस योजना का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के साथ साथ प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा और समाज की स्वीकृति सुनिश्चित करना है। अगली योजना है राजीव गांधी सबला योजना। इस योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2011 को किया गया था। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिलों से चयनित 11 से 18 वर्ग की किशोरियों की देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11 से 15 और 15 से 18 वर्ष के 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पोषण वर्ग में 11 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को पका हुआ भोजन दिया जाता है और गैर पोषण वर्ग में 15 से 18 वर्ष की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाएं भी प्रदान की जाती हैं। इंदिरा गांधी अगली योजना जो है वो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इस मातृत्व लाभ योजना को 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए 2 किस्तों में 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अगली योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया था और ये योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समुदाय की बालिकाओं तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का स्कूल में दाखिला कराना और योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर है तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है।
अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 को किया गया था। इस योजना के द्वारा इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गरीब महिलाओं की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उनको दिया जा रहा है और योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहती है। अगली योजना है स्वाधार गृह योजना। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए इस योजना को सत्र 2001-2 में शुरू किया गया था। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी महिलाओं, विधवा, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांगता और बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करना है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और आश्रय, तलाकशुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधाओं और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन नए सिरे से पुनः शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर स्कीम ये योजना 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी और ये योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है, जिसके अंतर यह योजना उन महिलाओं को शरण देती है जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी चिकित्सा और परामर्श सेवाएं देने का कार्य किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 181 यानी कि 181। नेक्स्ट है वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ये जो योजना है, इस योजना का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना, जहां उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की हर चीज आसपास उपलब्ध हो। ये योजना शहरी, सेमी अर्बन और ग्रामीण सभी जगहों पर उपलब्ध है, जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मौजूद हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम STEP, ये योजना जो है इसकी शुरुआत 1986-87 में एक केंद्रीय योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन स्किल्स को प्रदान करना है जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं और दक्षता तथा कौशल विकास करते हैं, साथ ही जो महिलाओं को स्वरोजगार व उद्यमी बनाने में सक्षम बनाती है। बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी वर्क, हस्तशिल्प, कंप्यूटर और IT कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किल और कौशल, रत्न आभूषण बनाना, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य जैसे कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य, इसका लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना कि वो स्वरोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सके। महिला शक्ति केंद्र योजना, ये योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए उब्रेला स्कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा वर्ष 2017 में संचालित की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अभ्युदय अनुभव करने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर काम करती है। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश के 71 जनपदों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं में संबंधित योजना, मुद्दों, समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, स्वास्थ्य व संरक्षण को बढ़ावा देना है। और एक है महिला E-हार्ट योजना। इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है और ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखकर ये योजना शुरू की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच भी तैयार किया है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर और कौशल के जरिए
अर्थोपार्जन कर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। और इसी संदर्भ में मुझे याद आ रहा है कि रामपुर में भी एक मेला लगा था हुनर हाट करके, तो वो उसमें इन महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके माध्यम से भी वो जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है, उनके अर्थोपार्जन का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के तहत बालिका के बैंक अकाउंट में 1000 से 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा किया जाता है और 14 वर्ष तक पूर्व सुनिश्चित धनराशि जमा करनी होती है। बेटी के 18 वर्ष के होने पर खाते से आधा पैसा निकाला जा सकता है और 21 साल का होने पर खाता बंदी किया जा सकता है। अगली योजना है धन लक्ष्मी योजना। यह केंद्र सरकार की योजना है जो 2008 में लॉन्च हुई थी। इस योजना के तहत बेटी का जन्म, पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये योजना जो है 18 वर्ष से कम आयु की यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए बनाई गई है। और अगली है बाल संरक्षण सेवा योजना। बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत राज्यों में दत्तक ग्रहण अभिकरणों और विशेषीकृत दत्तक ग्रहण इकाइयों का संचालन किया जा रहा है। स्पॉन्सरशिप और पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम उक्त सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जोखिम की परिस्थितियों में रह रहे बालक बालिकाएं तथा कानून के अवरोध की स्थिति में रह रहे किशोर किशोरियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत कई प्रकार के गृहों का संचालन किया जाता है, जहां बालिकाओं किशोरियों को संरक्षण दिया जाता है। आयु, लिंग व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए पृथक रूप से आश्रय और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यथा राजकीय बाल गृह में देखरेख व संरक्षण की स्थितियों में प्राप्त बालिकाओं तथा शिशुओं को आश्रय प्रदान किया जाता है। राजकीय संप्रेक्षण गृह में विधि विरुद्ध परिस्थितियों में प्राप्त किशोरियों से उनको निरुद्ध किया जाता है। उन्हें वाद के विचाराधीन रहने तक की अवधि तक वहां पर उस आश्रय में रखा जाता है। और पश्चातवर्ती देखरेख संगठन में 18 वर्ष से ऊपर की आयु की बालिकाओं की देखरेख हेतु रक्षा पुनः वहां पर रखा जाता है और इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करके उनका पुनर्वास किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष योजना भी एक है। इस योजना के तहत जो है ये सम्मान कोष एक तरह का महिला सम्मान कोष है। 2015 से किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 105 के अंतर्गत किशोर न्याय विधि को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के रूप में एक तरह से ये संशोधित योजना बनाई गई। और इस योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं, बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक व चिकित्सीय राहत की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जो महिलाएं प्रत्यक्ष अपराध का शिकार नहीं हुई हैं, परंतु दयनीय आर्थिक परिस्थितियों वश चिकित्सकीय एवं शैक्षिक आवश्यकता है उन्हें, तो आर्थिक सहायता भी ये योजना प्रदान करती है। इस कोष के तहत आईपीसी की धारा 326 का एसिड अटैक, 304 का दहेज हत्या, 376 का बलात्कार परिणाम स्वरूप मृत्यु, निष्क्रिय अवस्था और 376 का कस्टोडियल रेप, 376 का गैंग रेप तथा पॉक्सो की धारा 4, 6, 14, 302 आदि से पीड़िता को 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पीड़िता क्षतिपूर्ति निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों जिन्हें अपराध के कारण क्षति या हानि हुई है और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, तो उन्हें क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जाता है। और निधि का संचालन जो है उस सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अगली योजना है नारी शक्ति पुरस्कार योजना।
यह नारी शक्ति पुरस्कार योजना राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और इस स्कीम की स्थापना वर्ष 1999 में की गई। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्थानों द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और पीड़ित महिलाओं तथा अच्छा कार्य किए जाने पर उन्हें पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान करती है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत ही बहुत सी हेल्पलाइन भी है और वो हेल्पलाइन जो है संचालित की जा रही है। उन हेल्पलाइंस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक नहीं जानेंगे हम उनका फायदा नहीं उठा सकते। तो जैसे एक है 181 यानी कि 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 181 नंबर पर महिला हेल्पलाइन का संचालन पुलिस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इस टोल फ्री नंबर पर किसी भी पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि किसी महिला को तत्काल चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, अल्पवास हेतु आवास की आवश्यकता होती है तो महिला हेल्पलाइन की टीम द्वारा उस पीड़िता को आवश्यक सुविधाएं तत्काल घटना स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाती है तथा पीड़िता जो है उसको अलग अलग शिकायतों के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती है। दूसरा जो हेल्पलाइन है वो है 1090 जिसको हम कहते हैं वुमेन पावर लाइन। ये वुमेन पावर लाइन, इसका संचालन पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसके अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध मोबाइल पर छेड़छाड़, साइबर बुलिंग इत्यादि हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। विमेन पावर हेल्पलाइन पर महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दोषी को 3 बार समझाया जाता है, परंतु इसके बाद यदि वो नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर महिला और जो पीड़िता है उसकी जो पहचान है उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। तो प्राय ऐसा होता है कि वो महिलाएं जो है डर के मारे कि वो डिस्क्लोज होगा उनके बारे में, उनका नाम, घर, पता, तो वो सहती रहती है और वो शिकायत करने नहीं जाती है, एफआईआर नहीं कराती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना और ये हेल्पलाइन बहुत ही यूजफुल है। आपातकाल सेवा में लाभ ले सकती है, साथ ही विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकती है। इसके अतिरिक्त एक योजना है 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जो है यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किसी भी विभाग में जुड़ी समस्या को दर्ज कराया जा सकता है, यानी कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो वो ये हेल्पलाइन जो है ऑल इन वन है, ये कह सकते हैं हम। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं इस योजना के बारे में कि इस हेल्पलाइन के जरिए दूर दराज के लोगों को घर बैठे न्याय मिल सकता है। महिला सुरक्षा संबंधी विविध योजनाएं और हेल्पलाइन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी जानकारी होना आवश्यक है। वो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी और सभी को ये जानना बहुत जरूरी है और याद भी रखना चाहिए हमें। जैसे कि प्रत्येक थाने में महिलाओं की समस्या सुनने हेतु अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां महिला पुलिसकर्मी ही महिला की समस्या की सुनवाई करती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप फ्री होके अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या उससे बता सकते हैं, यानी कि हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा किसी प्रकार का। दूसरी बात कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी रात्रि में नहीं की जा सकती। नाइट के उस समय किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ये एक प्लस पॉइंट है। और किसी भी महिला को बयान हेतु थाने पर नहीं बुलाया जा सकता। महिला से पूछताछ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के लिए अलग से कठोर कानून पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। महिला चाहे अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार हुई हो या पीड़िता के रूप में बरामद हुई हो, पुलिस थाने पर नहीं रखी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। इसके लिए वन स्टॉप सेंटर की जिला चिकित्सालय में व्यवस्था की गई है। ऐसी महिलाएं इसी सेंटर पर रखी जाती है, यानी पुलिस थाने में वहां पर उनको नहीं रखा जाता है। और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित पीड़िता के सहायतार्थ रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। ये भी एक बहुत गर्व की बात है
कि जो पीड़िता महिला है उसे भी सम्मानित किया जा रहा है। दूसरा, दहेज मृत्यु की दशा में पीड़िता के संतानों के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान ये रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले प्रत्येक अपराध में आर्थिक सहायता का प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है। महिलाओं की पहचान छिपाए रखकर उनकी सहायता के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध समाधान हेतु वन स्टॉप सेंटर यानी कि 181 महिला हेल्पलाइन की स्थापना जिला चिकित्सालय रामपुर में भी की गई है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमें किसी दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, पुलिस आपातकालीन सेवा के रूप में 112 पीआरबी में महिलाओं से संबंधित सूचना के लिए अलग से पीआरबी वाहन चिन्हित है और जिनमें महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। और प्रत्येक थाना स्तर पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है और जनपद स्तर पर भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो शक्ति मोबाइल के नाम से चलती है। एंटी रोमियो स्क्वाड जहां सादे वस्त्रों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए छेड़खानी आदि के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर भ्रमणशील रहता है, वही स्कूल कॉलेज की छात्राओं की गोष्ठी कर उन्हें कानूनी जानकारी व सुरक्षा के उपायों का प्रशिक्षण भी देता है। तो आपातकाल सेवा इस तरह से हम देख रहे हैं कि इतनी ढेर सारी योजनाएं भी हैं, हेल्पलाइंस भी है, कानून भी बहुत से बने हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएं और इतने हेल्पलाइन और इतने ढेर सारे कानून जो है बनाए गए हैं, चलाई जा रही है योजनाएं, परंतु फिर भी अपराध हो रहे हैं और आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं तथा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। अब महिलाओं के प्रति लोगों की सोच और मानसिकता में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है और यदि है तो हम उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। तो महिलाओं की मान सम्मान, मर्यादा, उनकी सुरक्षा, उनका सशक्तिकरण के लिए उक्त विभिन्न योजनाओं का, इनकी वो जो भी हेल्पलाइंस है उनका गहन अनुशीलन और विश्लेषण करने के पश्चात ज्ञात होता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में उक्त योजनाओं और हेल्पलाइन नंबर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम भूमिका है। यद्यपि अनेकों योजनाएं और हेल्पलाइन बनाई गई हैं, परंतु उनकी जानकारी न होने के कारण तथा योजनाओं के उद्देश्य, कार्य, वैशिष्ट्य, नियम, शर्तें आदि के ज्ञान से शून्य होने के कारण हम उन प्रदत्त योजनाओं द्वारा अपने अधिकार के लाभ से वंचित रह जाए, साथ ही हिंसा, अन्याय, अत्याचार, अनाचार और शोषण का शिकार होते रहते हैं, अशनय शक्ति और सामर्थ्य से हीन हो जाते हैं। और इसीलिए ये मिशन शक्ति, जिसका नाम ही है शक्ति, इस योजना को चलाए जाने की आवश्यकता पड़ी, ऐसा मेरा मानना है। अतः हमें उक्त योजनाओं की पर्याप्त प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने की, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की महती आवश्यकता है। हम माध्यम से अपने मान सम्मान, मर्यादा एवं अस्मिता की रक्षा करके स्वयं को सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर और सशक्त बना। सुमित्रा जायसवाल मैडम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हाँ, अब आ रही है, अब आई। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँ आपके लेकिन शो नहीं हो रहा। एक मिनट, हाँ हेलो, अनम्यूट कर लीजिए, ये आपका अनम्यूट क्यों नहीं दिखा रहा है? एक सेकेंड। योजनाओं की पर्याप्त प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने की हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की महती आवश्यकता है। हम सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से अपने मान सम्मान, मर्यादा और अस्मिता की रक्षा कर स्वयं को सक्षम, सशक्त व आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज आवश्यकता है हम अपनी शक्ति को जाने, समझे, पहचाने
प्राप्त करें और पुनः जागृत कर स्वयं को सशक्त बनाएं, तभी इस मिशन शक्ति योजना की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। बस इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी यही कामना है। मैं यही कहूंगी कि क्या कहती हो ठहरो नारी, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने सुमदान कर चुकी पहले ही जीवन के स्वर्णिम से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो पृथ्वी के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो हृदय के अंतस्थल में। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।